सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, यौम हिसाब पर बाहैसियत मुसलमान हम सब यकीन रखते हैं, बल्कि ईमान रखते हैं। यौम हिसाब को हम ताबीर करते हैं एक ऐसे दिन से जिस दिन सबका हिसाब होगा, हम सबका, हमारा हिसाब, यानी क़यामत का दिन। अच्छा, यौम हिसाब एक ऐसी हकीकत कह लें जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यौम हिसाब को अगर हम एहतसाब भी कह लें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अब इस यौम हिसाब या एहतसाब की 2 इकसाम होती हैं या 2 स्टेजेस कह लेते हैं, 2 ऑप्शंस कह लें, 2 इकसाम कह लें, 2 स्टेजेस कह लें। या तो हम अपना एहतसाब खुद कर लें और अगर नहीं, ये ऑप्शन नहीं, तो फिर हमारा एहतसाब किया जाए। एहतसाब सबका होगा, हिसाब भी सबसे लिया जाएगा, हमारा ईमान। लेकिन पहली स्टेज पर अगर हम थोड़ा संभल जाएं, यानी अपना हिसाब खुद कर लें, खुद एहतसाबी को तरजीह दे दें, अपनी गलतियों को खुद देख लें, तो जिस दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा उस दिन मुमकिन हो सकता है कि बहुत आसानी हो या ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, ऐसे समझ लें। अभी खुद एहतसाबी आप सोचेंगे क्या होती है? खुद एहतसाबी होती क्या है? इसकी सादा सी तारीफ़ है और वो ये कि हम अपना जायज़ा लें। कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम अपना जायज़ा लें, हम अपने अमल का जायज़ा लें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, किस हद तक गलत कर रहे हैं। उसको पहले माने कि हम कहाँ गलत हैं और फिर देखें कि हम क्या सही कर रहे हैं, कहाँ हमने ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाना है। अब लाजमी नहीं कि आप हर जगह पे गलत हैं, कहीं पे हम थोड़े कम गलत हो सकते हैं या थोड़े कम सही हो सकते हैं। अपने आप को सही कैसे बनाना है, कहाँ हमने अपनी तस्हीह करनी है। अगर हमसे कुछ गलत हो गया, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ होती हैं। अगर गलत हो गया तो मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाना है कि वो गलती दोबारा ना हो। जो बार बार गलती होती है वो फिर नालायकी होती है और कई बार सॉरी टू से गुनाह में कन्वर्ट हो जाती है। और जो आप जानबूझ के गलत कर रहे हैं, बहुत हद तक गलत कर रहे हैं। खुद एहतसाबी का फ़ायदा क्या होगा? खुद एहतसाबी का फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी बुराइयों पर या अपनी खामियों पर बहुत हद तक खुद काबू पा लेंगे। जितना हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, यकीन जानिए सामने वाला जो हमें लेक्चर दे रहा है, हमें समझा रहा है, हमें तलकीन कर रहा है, वो नहीं कर सकेगा। हम खुद बेहतर समझते हैं खुद को कि कहाँ से खुद को सही करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन हमसे हमारा हिसाब लिया जाएगा तो हमारा नामा माल हमारे लिए एटलीस्ट हजीमत का बाइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने पहली स्टेज को नज़रअंदाज किया, यानी खुद एहतसाबी वाली स्टेज, हमने खुद एहतसाबी के अमल से हम गुजरे ही नहीं, तो फिर वो दिन हमारे लिए बहुत बहुत तकलीफ साबित हो सकता है। जिस दिन हम सब का यौम हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। अब यही लफ्ज़ यौम हिसाब, इससे हम बड़े कह लें कि मानूस हैं, ऐसा ही है। ये हमें आए रोज़ सुनने को मिलता है। इसी दिन से हमें डराया भी जाता है और हमें डरना भी चाहिए, खौफ भी महसूस होता है और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि डरो उस वक्त से जिस दिन हिसाब लिया जाएगा। यकीनन डरो, डरना चाहिए। यौम हिसाब आखिरत में तो है ही, लेकिन इस दुनिया में भी हर शख्स पर ऐसा वक्त आता है। मेरा ये ईमान है, ईमान की हद तक आप भी, बहुत से लोग यकीन रखते होंगे कि हर शख्स पर दुनिया में भी ऐसा वक्त आता है जब कुदरत उससे हिसाब मांगती है, किसी भी शक्ल में, किसी भी शक्ल में। अगर वो शख्स हिसाब देने में करप्ट निकलता है तो फिर शुरू होता है मकाफात अमल। यौम हिसाब का तज़किरा अक्सर हमारी सियासत में भी किया जाता है। सियासत में तो अक्सर सुनने को मिलता है कि अब एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। सियासतदान का यौम हिसाब कब होता है? आपने कभी सोचा, या सियासतदानों ने कभी सोचा? सियासतदान का यौम हिसाब उस दिन होता है जब वो अपने अवाम के दरमियान जाता है, जब वो उन लोगों के बीच जाता है जिनसे वोट लेकर वो मुंतखब होता है, यानी उसकी पहचान वोटर होता है। वोटर वोट ना दे तो वो आप अपने आप को बतौर सियासतदान रिप्रेजेंट ना कर सके। असम्बलियों में कैसे जाते हैं? आपके वोट की वजह से। आपके बगैर इनका वो सफ़र अधूरा है, बल्कि हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि इंतखाबात से पहले होने वाले जलसे जब होते हैं, इंतखाबात से पहले होने वाले जलसों में जब सियासतदान तकरीर करते हैं तो अपने कारनामे गिनवाते हैं,
या वो वादे गिनवाते हैं जो उन्होंने पूरे किए होते हैं, जो मंसूबे वो बताते हैं जो उन्होंने मुकम्मल किए होते हैं। इखलाकी तौर पर होना भी यही चाहिए। जब कोई सियासतदान अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के बाद या दौरान हुकूमत भी अवाम के दरमियान जाता है, उनसे उनका साथ मांगता है, तो उसके पास एक फ़हरिस्त होनी चाहिए, बाकायदा एक फ़हरिस्त उन कामों की, कारनामों की जो उसने अवाम के लिए किए। 27 दिसंबर याद करें, ये कुछ दिन पहले 27 दिसंबर को एक जलसा हुआ, बड़ा जलसा था। पूरे मुल्क से लोग उस जलसे में शिरकत करने के लिए आए, शरीक थे। अब उस जलसे से खिताब किया उस शख्सियत ने जिसने एक सूबे में मुसलसल दर्जन साल यानी 12 साल हुकूमत की, और आज भी उस सूबे में उसी शख्सियत की सियासी जमात हुक्मरान जमात है। वो शख्सियत आप देख सकते हैं साथ स्क्रीन पे मेरे साथ, ये देखें चल रही है उनकी तस्वीर। सूबा है सिंध, जमात है तीर वाली पार्टी, पीपल्स पार्टी, और शख्सियत हैं यही जो आपको नज़र आ रहे हैं। मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी साहब, जो खुद को बिलावल भुट्टो साहब कहलवाते हैं, लेकिन मैं इनको बिलावल जरदारी साहब कहना पसंद करती हूँ। बिलावल जरदारी साहब सिंध में 12 साल गुजारने के बाद एक बार फिर गए अवाम के दरमियान। जैसा कि मैंने क्या कहा था कि सियासतदान का यौम हिसाब वो दिन होता है जिस दिन वो अपने अवाम जाता है, यानी ये देखें। अच्छा जी, अब अपना जो सियासी अमालनामा है वो भी हाथ में थामा होता है, वो फहरिस्त लेकर जिसमें वो तमाम खिदमात लिखी होती हैं जो उसने बतौर हाकिम या रहनुमा अपने अवाम के लिए अंजाम दी होती हैं। बिलावल गए अवाम के दरमियान, तकरीर भी की, बड़ी धुआंधार तकरीर। अब मैं कोशिश करूँगी ये देखने की, सुनने की कि बिलावल ने अपनी तकरीर में, बल्कि आपको भी दिखाऊंगी, आपको भी सुनाऊंगी, आप भी मेरे साथ मिल के कोशिश करें, मिल के कोशिश करते हैं कि बिलावल ने अपनी इस तकरीर में अपनी परफॉर्मेंस का या अपनी आवाम के लिए खिदमात का, अपने दर्जन 12 सालों का, अपने कारनामों का, टू कट शॉर्ट, जिक्र कहाँ कहाँ पर किया और कैसे कैसे जस्टिफाई किया अपने कामों को। पहला क्लिप चलाइएगा। नारे भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम था। तो शहीद ने सरजमीन पे आईन को आईन दिया। आप गवाह हो, मसला कश्मीर पर कौम की आवाज कौन बना? यहाँ के मजदूर गवाह है कि मजदूरों को हकूक भुट्टो ने दिया। किसान गवाह है कि किसान को जमीन भुट्टो ने दिया। आप गवाह हो, आप गवाह हो कि गरीब को आवाज भुट्टो ने दी, वोट का हक भुट्टो ने दिलवाया। गौर से सुना आपने नाजरीन, क्या कह रहे थे बिलावल जरदारी साहब? बिलावल ने नारा लगाया, चलें मैं भी लगा देती हूँ, कह देते हैं जिए भुट्टो। ठीक है, बेशक बेशक बेनज़ीर शहीद बेकसूर थी, उनको दहशतगर्दों ने अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा। भुट्टो ने आइन दिया, तारीख है ये, और इस तारीख को कोई मिटा नहीं सकता। पूरी कौम जानती है, मानती भी है बल्कि, कि मजदूर को हक भुट्टो ने दिलवाया, बिलावल के नाना ने। बिल्कुल सही, और वो बिलावल के नाना, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसान को ज़मीन बिलावल के नाना भुट्टो ने दी, ये भी गलत नहीं है। बेशक भुट्टो साहब मजदूर और किसानों की आवाज़ भी बने, वोट का हक भुट्टो ने दिलवाया, हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जमहूरियत के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, ये सिंध भी जानते हैं और यकीन जानिए पूरा मुल्क जानता है, हर फर्द जानता है, सिंध समेत पूरा मुल्क जानता है। लेकिन अब मेरा सवाल है बिलावल जरदारी साहब आपसे, इसमें सिंध कहाँ पर है? इसमें सिंध के 12 साल कहाँ पर है जो आपके हाथों में थे? 12 साल अभी भी आप ही हैं ना सिंध में, कहाँ है आपकी परफॉर्मेंस? आपकी 12 सालों की खिदमात कहाँ पर हैं? क्या आप अपनी नाना की जो तारीफ करेंगे, नाना के क्रेडिट में जो चीज़ें हैं या वालिदा के क्रेडिट में चीज़ें हैं, उससे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे? बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आपका, चेंज करना होगा आपको। इसमें सिंध की तरक्की का जिक्र कहाँ पर है बिलावल? अच्छा, हो सकता है कि अगले क्लिप में हो, ये जो क्लिप मैंने सुना देखा, आपने सुना देखा, इसमें नहीं था, शायद अगले क्लिप में हो। जरा अगला क्लिप चलाइएगा टीम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वालिद की जदोजहद जारी रखी, अवाम के हकूक के लिए, अवाम के आवाज के लिए, अवाम की आजादी के लिए।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, 2 आमरों से टकराए, इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करती थी। वो कहते थे एक खातून एक मुस्लिम मुल्क का कायद नहीं बन सकती। आप गवाह हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी। आप गवाह हो, इस मुल्क का 2 बार वजीर आजम बनी। दोबारा सुना आपने नाजरीन क्लिप, बड़े गौर से सुना होगा आपने, मैंने भी बहुत गौर से सुना। पूरी दुनिया जानती है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक अजीम शख्सियत का नाम है। इस मुल्क के अवाम बाखूबी जानते हैं, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ कि तमाम लोग जानते हैं कि शहीद बेनज़ीर ने अपने वालिद की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। हम अग्रीड हैं इस बात से, मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से भी कि बेनज़ीर ने अवाम के हुकूक़ और आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की। ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि मोहतरमा ने 2 आमिरों का मुकाबला किया। एक औरत, अजीम औरत थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। सलाम है उस खातून को। ये भी 100% दुरुस्त बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। लेकिन इसमें बिलावल सिंध कहाँ पर, इसमें सिंध के अवाम का जिक्र कहाँ पर, इसमें आपकी बिलावल जो सिंध में खिदमात हैं इन 12 सालों में, वो खिदमात कहाँ पर हैं? इसमें सिंध के टू कट शॉट 12 साल कहाँ पर हैं? मैंने आपको चैलेंज किया था 27 दिसंबर से पहले कि जलसा होगा, आप खिताब करेंगे, जो जो मैंने कहा वही कुछ हुआ। मैंने कहा आप नाना का जिक्र करेंगे, आपने किया। नाना के कारनामों का क्रेडिट लेंगे, आपने लिया। वालिदा की अजमत की बात करेंगे, आपने की। किसने इनकार किया कि नाना ग्रेट नहीं थे, वालिदा अजीम नहीं थी? किसने इनकार किया? लेकिन मैंने आपको चैलेंज किया था बिलावल के 12 कारनामे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक गिनकर बताइएगा। और साथ ही मैंने कहा था नहीं बता सकेंगे बिलावल, मैं अभी से ऐलान करती हूं कि नहीं बता सकेंगे, और आप नहीं बता सके। और आज मैं प्रोग्राम कर रही हूं, मैं बड़े फख्र से आज कह रही हूं कि मैंने आपको चैलेंज किया और मुझे पता था आप नहीं बता सकेंगे। आप हार गए, आप नहीं बता सके। अब ये जितनी भी बातें हुई, इसमें जो पीपल्स पार्टी को वक्त मिला, 1 दहाई से ज्यादा का वक्त मिला, उस वक्त का हिसाब कहां पर है? नहीं दे सके ना, आप हार गए, क्योंकि है ही नहीं हिसाब, पता ही नहीं, किया ही कुछ नहीं। कोई 12 कारनामे कहे थे, 12 भी नहीं बता सके, चले 3-4 ही बता देते। उन फंड्स की तफसीलात बता देते जो मोहतरमा की शहादत के बाद मोहतरमा पर के नाम पर, उनके नाम पर वोट लेकर हासिल किए गए थे। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बने, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी बिलावल, आजकल बिलावल ज़रदारी साहब अपने आसपास देखें, शायद आपको वो शक्लें याद आ जाएं जो आपकी माँ के वज़ीर आज़म बनने की मुखालिफत करती रहीं अल्लाह। बहरहाल बिलावल की तकरीर के इस हिस्से में भी सिंध के 12 साल ना मुझे नज़र आए ना नाजरीन को नज़र आए। चलें एक और क्लिप देखते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं कि शायद अब इस क्लिप में ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे बिलावल ने कोई बात की हो। चलाइएगा क्लिप। बीवी शहीद के शौहर को 12 साल जेल में रखा गया, इसी पिंडी की जेल में रखा गया, एक इल्जाम साबित नहीं हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलवतनी काटी, खतरात के बावजूद अपने वतन वापस आए, अवाम को आजादी दिलाने के लिए एक आमिर की राज से और दहशत गर्दों के खौफ से अपनी अवाम के हक के लिए अवामी राज कायम करने के लिए वापस आई थी। और 27 दिसंबर 2007 को इसी लियाकत बाग में अपनी आखिरी जलसा से खिताब की। भाई बेशक तारीख है, हकीकत है, दुरुस्त है, बजा है, ठीक है, सही है भाई, सही है। लेकिन इसमें भी 12 साल नहीं बिलावल, इसमें भी 12 साल की परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें आपका कथा चट्टा खुल के रह गया कि आप बताने जोगे नहीं। साढ़े पंजाबी से कहते हैं कि अगला बताने जोगा ही नहीं सी, आप बता ही नहीं सके। आपके पास 12 कारनामे भी नहीं थे जो आप बता सकते 12 सालों के। इससे ज्यादा आपकी हार क्या हो? आपकी तकरीर आपकी हार का मुंह बोलता सबूत है। अगला हिस्सा चलाइए जरा रजा, देखते हैं कि इसमें शायद बिलावल साहब ने कुछ बता दिया हो 12 सालों के 12 कारनामे।
सदर जरदारी ने शहीद बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, मुफाहमत की सियासत की, सारे सियासी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले और जो काम कभी नहीं हो सका वो काम 5 साल में करके दिखाया। अवामी राज ना सिर्फ बहाल किया मगर 18वीं तरमीम करके भुट्टो शहीद का आईन को बहाल किया। बीबी का वादा निभाया, पाकिस्तान का परचम लहराया। रोटी कपड़ा और मकान का दावा इनकलाबी बेनजीर कब सपोर्ट प्रोग्राम से पूरा किया। मजदूरों को बीबी स्टॉक ऑप्शन से इंडस्ट्रीज का मालिक बनाया। जमहूरियत बहाल, मीडिया आजाद, अदलिया आजाद। अब इसमें भी किसी हद तक तारीख है और किसी हद तक झूठ। बड़े यकीन से कह रही हूँ मैं, ये तारीख है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जरदारी साहब को हुकूमत मिली, उन्होंने मुफाहमत की सियासत की, 18वीं तरमीम की, यहाँ तक है तारीख। इसके बाद जो बात है वो अगर बिलावल साबित कर दे, तो मैं इसी प्रोग्राम में तस्लीम करूंगी कि बिलावल ने वाकई सिंध को तरक्की दी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल जरदारी साहब को मिले पूरे 12 साल, यानी दर्जन साल, 1 से ज़्यादा का अरसा कह लें। वो आज भी सिंध के हुक्मरान हैं, ऐसा ही है। बिलावल साहब ने बकौल उनके सिंध में कामयाब हुकूमत की, बकौल बिलावल के। तकरीबन आधी तकरीर की झलकियाँ मेरी टीम ने क्लिप्स तैयार कर रखे थे जो हमने प्रोग्राम में आपको दिखाए। अब तक बिलावल ने ना सिंध के 12 सालों का जिक्र किया, ना हिसाब दिया, और ये भी नहीं बताया कि सिंध में 12 सालों में आखिर उन्होंने क्या किया और क्या ना किया। ना उन्होंने उन फलाही कामों की फहरिस्त दिखाई जो 12 सालों में सिंध के अवाम के लिए अंजाम दिए गए हों। बिलावल ने बात शुरू की नाना से, इसमें जिक्र किया अपनी वालिदा का, फिर वो आए अपने वालिद गिरामी पर, लेकिन अब तक न सिंध का हाल बताया, न सिंध के अवाम का हाल बताया। और बिलावल जरदारी साहब ने टू कट शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि अपनी तकरीर में की वही पुरानी बात। चलें अगला क्लिप इस उम्मीद के साथ देख लेते हैं कि शायद इस क्लिप में उन्होंने बताया हो कि एक सूबा है सिंध जहाँ पे वो हुक्मरान हैं और वहाँ भी एक अवाम है जो चाहती थी कि उनके बारे में भी ये बात करें या कुछ बताएं। अगेन मैं कहूँगी कुछ बताने के काबिल था ही नहीं, तो क्या बताते। चलें ये क्लिप भी चला लें, कोशिश करते हैं। हमारा धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं। ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए हमने कुर्बानी दी, ये वो मईशत नहीं जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तहरीक शुरू किया था, ये वो आजादी नहीं जिसका वादा कायदे आजम ने किया था। हम पर फर्ज बनता है, आप पर फर्ज बनता है, हमने बीबी का वादा निभाना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है। साथियों, हम बीबी का पाकिस्तान बना के रहेंगे, भुट्टो का नारा लगाते रहेंगे। रावलपिंडी आप कबा रहना, मैं अपना मुल्क को आजादी दिलाऊंगा। कबा रहना, मैं जमहूरियत को बहाल करूंगा, वोट का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा और ताकत का सिर चश्मा अवाम को बना के रहूंगा। अब यकीन जानिए नाज़रीन, जिस तरह आप मायूस हो गए बिलावल से और जिस तरह सिंध के अवाम इस तकरीर से मायूस हुए, उसी तरह मैं भी मायूस हूँ, क्योंकि बिलावल की ये तकरीर नई थी लेकिन बातें वही पुरानी थी। और इसके अलावा बिलावल साहब ने वही घिसी पिटी बातें की जो तमाम लोगों को रट चुकी, याद हो चुकी। उन्होंने कहा कि ये बजट पीटीआई IMF बजट है जी, मुल्क की मईशत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, गरीब रो रहा है। वो फरमाते हैं जी कि हमारी धरती बेशक पुकार रही कि मैं खतरे में हूँ, लेकिन बिलावल ये भूल गए आप कि इस धरती में सिंध भी आता है। बिलावल साहब सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत कुछ भूल गए जो मैं याद करवाऊंगी बिलावल आपको। सियासतदान का यौम हिसाब, दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, उस दिन होता है जब वो अपनी आवाम के सामने जाता है, उनका साथ मांगता है। बिलावल आए, साथ मांगा, अवाम में आए और साथ मांगा, लेकिन अपना सियासी नामा माल कहाँ छोड़ आए? वो भी लेकर आना था ना, या सिर्फ साथ मांगना है?
क्या कुछ भूल गए आप? आज बिलावल साहब, मौजूदा हुकूमत जिसको 1 साल हो गया, उसको तनकीद का निशाना आप इसलिए बना रहे हैं कि उसने IMF से कर्जा लिया। 1947 से लेकर 2008 के कर्जे एक तरफ, 1947 से लेकर 2008 तक के कर्जे एक तरफ, और 2008 से लेकर 2013 के कर्जे एक तरफ। यानी आपके अब्बा जी ने अपनी हुकूमत के 5 सालों में इस मुल्क पर इतना कर्जा चढ़ा दिया जितना क़याम पाकिस्तान से लेकर आपके अब्बा जी की हुकूमत के क़याम से पहले तक नहीं लिया गया था। यह है हकीकत, यह है फैक्ट। झुटला सकते हैं तो झुटला के दिखाएं। 2008 की अगर मैं बात करूं, 2008 में IMF से बड़े कर्जे लेने का आगाज हुआ था। भूल गए आप तारीख? 2008 क्या बहुत पहले है? क्या आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है? बिलावल जरदारी के अब्बा जी, जिनका नाम आसिफ अली जरदारी साहब है, उन्हीं की हुकूमत थी ना नाजरीन, या किसी और की थी जिसका नाम बिलावल को नहीं पता? बिलावल जरदारी साहब को मोहतरमा शहीद की शहादत याद है, सबको याद है। मैं दोबारा कहूंगी, अजीम औरत थी वो, अजीम। लेकिन बिलावल साहब ये क्यों भूल गया कि बीबी की शहादत के बाद जो बनने वाली हुकूमत है वो आपके अब्बा जी की थी, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। और ऐसी हुकूमत जिसे ना किसी धरने का सामना था, ना ऑपोजिशन की किसी तहरीक का सामना था, इसके बावजूद बिलावल के प्यारे अब्बा जान से मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के कातिल तक तो पकड़े ना जा सके। बातें करते हैं बड़ी बड़ी आप लोग खड़े होके। बिलावल साहब ने हुकूमत पर तनकीद की कि मकबूजा कश्मीर में जो भारत ने जुल्म ढाया है, खुद मुख्तारी पर हमला किया है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब आप ये बताना भूल गए कि मकबूजा कश्मीर के मसले को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया? मैं आपको याद करवाऊं, मौलाना फजलुर रहमान के धरने ने, जो उस वक्त दिया गया जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। पूरे मीडिया का मरकज था मकबूजा कश्मीर, लेकिन मौलाना ने अपने धरने के जरिए मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटा दी, हुकूमत की भी, मीडिया की भी। बिलावल जरदारी ये भी बताना भूल गए कि उनके अब्बा के दौरे हुकूमत में सलाला पर अमेरिका की जानिब से किस तरह हमला किया गया था, और ये कितनी बड़ी हुकूमती नाकामी थी। और बिलावल साहब मेमो गेट का जिक्र करना भी भूल गए, जिसमें हुसैन हकानी और एक और साहब के जरिए अमेरिका को ये पैगाम दिया गया था कि वो पाकिस्तान की फ़ौज पर दबाव बढ़ाए। बिलावल जरदारी ने कहा कि वो आमिरों के सामने ना झुके और ना झुकेंगे, लेकिन 2007 में जिस शख्सियत ने बिलावल के बड़ों को ऐन ना रो दिया, उनका नाम याद है किसी को? बिलावल आपको याद है? याद करवाऊं, उनका नाम है परवेज मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। बिलावल अपनी तकरीर में, वो क्या थी, खूबसूरत सी मॉडल थी अयान अली, उसका जिक्र करना भी भूल गए, और वो पैसों से भरे बैग का जिक्र करना भूल गए जो वो प्यारी सी मॉडल अयान अली अपने साथ ले जाते हुए पकड़ी गई। बिलावल जरदारी उस अकाउंट का जिक्र करना भूल गए जो अयान अली और बिलावल जरदारी की किफ़ालत का मुश्तरका जरिया था, मुश्तरका अकाउंट। बिलावल जरदारी साहब उस खुदा के पुरस्कार बंदे का जिक्र करना भूल गए जिसने जाली अकाउंट्स में अरबों रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। बिलावल जरदारी कराची के कचरे का जिक्र करना भूल गए, वो कचरा जिसका कराची की सियासत में सबसे ज़्यादा किरदार है, कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वो कब उठेगा, उसे कौन उठाएगा? बिलावल जरदारी ये बताना भूल गए। बिलावल जरदारी ने ना कराची में पानी के मसले पर बात की, ना थर में ग़िज़ाई किल्लत से मरने वाले बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस किया, और सिंध में फैलते हुए एड्स पर माजरत भी नहीं की, ना हसनैन के माँ बाप को स्टेज पर बुलाकर उनसे माजरत की। आपको याद कराऊँ हसनैन कौन है? हसनैन वही है जिसको कुत्तों ने काटा था और वो बच्चा वैक्सीन ना होने की वजह से मर गया। बिलावल जरदारी ने अपनी तकरीर का आगाज़ नाना की जद्दोजहद, वालिदा की कोशिशों से किया, और ख़त्म करते हुए ये अज़म किया कि वो अपनी वालिदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। ये मिशन हर साल बिलावल जरदारी मुकम्मल करने का वादा करते हैं, कोई नया वादा नहीं है, बड़ा पुराना वादा है, घिसा पिटा। ये मिशन क्या है ये किसी को नहीं मालूम, या शायद इनको भी नहीं मालूम। इसके बाद हैरानी किस बात पर होती है? इस बात पर होती है कि बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान बचाएंगे, ये बचाएंगे पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। पहले सिंध को आज़ाद करवाएं गुर्बत से भाई साहब, एड्स से आज़ाद करवाएं सिंध को, भूख से, बीमारियों से, परेशानियों से, सियासी पुलिस से, कचरे से, वबाओं से, वडेरा सिस्टम से। पहले सिंध को आज़ादी दिलवाएं लाकानूनियत से, गैर मयारी हॉस्पिटल से, जहालत के अंधेरों से। पहले सिंध को आज़ाद करवाएं बिलावल साहब।
ये जो तकरीर आपने की, ये तकरीर नहीं तारीख है, और तारीख आपने अपनी तकरीर में विफाक संभालने का अज़म किया, लेकिन अपना सूबा तो आपसे संभाला नहीं जाता। कोई आपकी इस बात पे हंसेगा, कोई दुख करेगा, कोई सर पकड़ के पीटना शुरू कर देगा, किस बंदे को खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मुझे क्या लिख के दे दिया। जिसके आप जिम्मेदार है उस सूबे को तो आप संभाल नहीं सके। आपने अपने 12 साल नजरअंदाज कर दिए। एक सवाल आपसे पूछा था कि 12 सालों के 12 कारनामे बता ही नहीं सके आप, क्योंकि है ही नहीं कोई कारनामे। शुरू हुए भुट्टो से, नाना से, और अजीम माँ की अजमत को सलाम। नो डाउट, किसने कहा है कि नहीं, आपके नाना अजीम थे, आपकी वालिदा अजीम शख्सियत है। आप क्या हैं, आप क्या खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, आपके क्रेडिट में क्या है, आपने क्या किया, अपने 12 सालों का हिसाब कौन देगा? या सारी जिंदगी आप नाना की बातें करते रहेंगे, वालिदा की कुर्बानियां डिस्कस करते रहेंगे? आप एक सियासी रहनुमा है। जिस दिन आपने अवाम के दरमियान जाना होता है, वो दिन आपके लिए, दोबारा कहूंगी कि यौम हिसाब से कम नहीं होता। और अपने यौम हिसाब वाले दिन आप ये बताएंगे कि आपकी माँ ने क्या किया, आपके नाना ने क्या किया, यानी आप उनका हिसाब देते रहेंगे या उनके पीछे छुपते रहेंगे। ऐसा कहते तो गलत नहीं होगा, उनके कारनामों के पीछे अपनी नालायकी को, अपनी नाहिली को छुपाएंगे। बड़े चालाक हैं आप बिलावल, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आज मैं कहती हूँ आपसे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। अच्छा जी, नैब के हवाले से बात करते हैं। बड़ा डिस्कशन का हिस्सा है नैब आजकल, और नैब एक ऐसा इदारा है जिसे हर सियासतदान की तनकीद का अगर मैं कहूँ सामना करना पड़ता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नैब काला कानून है, ऐसा कहा जाता है। नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, ये भी आप आए दिन सुनते होंगे। और इसी नैब के कवानीन में हुकूमत की जानिब से तरमीम की गई। अब उसको भी बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जी नैब के कवानीन में तरमीम करके हुकूमत ने NRO दिया है। अपोजिशन कहती है जी कि इमरान खान ने उन तरमीम के ज़रिए अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को NRO दिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये तरमीम नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को भी रिलीफ दे सकती हैं। अब यानी रिलीफ अगर आसिफ जरदारी को भी मिल जाए इन तरमीम के ज़रिए, और नवाज शरीफ को भी मिल जाए, और इमरान खान के दोस्तों को भी मिल जाए, तो फिर एहतसाब हिसाब कुछ समझ नहीं आ रही। अब हकीकत कैसे पर्दा उठाते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान हमेशा की तरह में ज्वाइन कर चुके हैं सेकंड सेगमेंट में। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, अब क्या हकीकत है? कोई कह रहा है जी इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये किया, और कुछ लोग हुकूमत पे बाकायदा इसका मलबा डाल रहे हैं। इसको मलबा डालने कहेंगे ना, कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, ओपनली। और साथ ही जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी फ़ायदा हो सकता है, तो फिर सिर्फ इमरान खान को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके दोस्तों को नहीं हो रहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। आखिर है क्या, क्या वाकई फ़ायदा होगा, हुआ क्या, आप बताएं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत सारी इस हवाले से अफवाहें भी हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेक के बाद हम खैर स्पेसिफिक इनके जो केसेस हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं क्या, और इनको इसमें कितना रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हुआ ये कि एक ड्राफ्ट जो है, जो कि नैब लॉज में, नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो ड्राफ्ट मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचा, और उसके बाद उसके ऊपर इतनी खबरें चलाई गई कि जब वो फाइनल नोटिफिकेशन हुआ तो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने देखने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि उसको पढ़ लें कि उन 4 सफ़ात में मौजूद क्या है, कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ें नहीं हैं। 11 से 12 चीज़ें ऐसी थीं जो उस नैब कानून में तरमीम के हवाले से ऐसी चलती रही हैं, चल रही हैं, ज़ेर बहस हैं, जिनका उस जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसमें जिक्र तक नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं, जो कि नहीं किए गए। कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अब चेयरमैन नैब नहीं लगा सकेंगे, जो कि नहीं हुआ। कहा गया कि 90 रोज़ा रिमांड जो है वो 14 दिन पे आ गए हैं, जो कि नहीं हुआ। कहा गया कि 50 करोड़ से कम की करप्शन का केस नैब टेकअप नहीं कर सकेगी, जो कि नहीं हुआ। कहा गया कि अगर 3 माह में केस कंक्लूड नहीं होगा तो मुलजिम जो है वो जमानत का हकदार होगा, ये नहीं हुआ। इसके बाद कहा गया कि हुस्न सोसाइटीज़ के हवाले से मामला नैब टेकअप नहीं करेगी, ये नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामला जो कि इस ऑर्डिनेंस में नहीं हैं, लेकिन वो उनके ऊपर बहस भी हुई, उसके ऊपर शोर भी हुआ, और एक कोहराम बर्पा किया गया। किसी ने पढ़ने का, मैंने आपको बताया कि तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि पढ़ तो लें उस ऑर्डिनेंस में ये चीज़ें हैं भी या नहीं हैं। दूसरी बात यह है, नैब जो तब्दीली के हवाले से जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, ये वही अपोजिशन है जो अपने दौर में जब इनके दोस्तों को नैब ने बुलाया था तो कहते थे कि नैब के नाखून तराशने चाहिए,
कहते थे कि नैब के पर काटने चाहिए, कहते थे कि नैब जो है शुरफा की पगड़ियाँ उछाल रहा है, कहते थे कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमने इस नैब को ख़त्म क्यों नहीं किया, कहते थे हमारी गलती थी, हमने नैब कवानीन को तब्दील क्यों नहीं किया। अब इसमें भी आप देखिएगा कि जब इस नैब, ये असल में चाहती क्या अपोजिशन ने, अपोजिशन ये चाहती थी कि ये सदारती आर्डिनेंस क्यों जारी किया गया है, इसके हवाले से पार्लियामेंट में बिल लाया जाता, उस बिल से पहले अपोजिशन से बात होती, ये इस कानून साजी से पहले कोई अपनी जो है वो चीज़ें मनवा लेते, कोई अपनी ज़ाती फ़ायदे ले लेते, जो इनके अपने केसेस हैं उसमें कोई ढील कोई फ़ायदा ले लेते। इनकी सिर्फ परेशानी ये है कि ये आपने ऑर्डिनेंस क्यों जारी कर दिया, हमसे बात तो करते ताकि ये इनसे बात की जाती, ये उसका फ़ायदा उठाते। कोई प्रोडक्शन आर्डर्स के मामलात हैं, कोई और अपने ज़ाती मामलात हैं, किसी चीज़ में कोई तो ये फ़ायदा ले लेते, सिर्फ इनका मसला ये है। और आप ये भी देखिएगा अपोजिशन ने पहले फ़ौरन रिएक्ट तो कर दिया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। जब इन ये पढ़ेंगे और इनको पता चलेगा कि इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी जिसको फ़ायदा हो रहा है और वो बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इनके भी डोनर हैं, जब उन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला तो ये इस बात से भी फिर जाएंगे और ये इसकी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, कहेंगे देखें जी ठीक है, इसमें ये चीज़ें ठीक हैं, एक आध चीज़ और भी डाल देते तो बहुत बेहतर था, और ये उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और मैंने जैसा आपको बताया कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मीडिया में ऐसी चल रही हैं, उन पर बहस हो रही है, जो कि इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस लाना और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के और बहुत सारे और ऐसे मामला टैक्स से रिलेटेड वो दीगर फोरम्स को भेजना बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है, अगर आपने हर काम नैब से कराना है तो फिर आप FIA, FBR, एंटी करप्शन, SECP इन सारी इदारों को बंद कर दें, और अगर आपके पास दीगर इदारे मौजूद हैं तो फिर आप दीगर इदारों को उनका काम करने दीजिए और नैब को सिर्फ मेगा करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर बात करने दीजिए और काम करने दीजिए। मसला कहाँ पे है, यहाँ पे हर केस तो चला जाता है नैब के पास। नैब के पास केसेस जो हैं वो 1261 रेफरेंसेज हैं जो कि इस वक्त उन्होंने दायर कर रखे हैं। पूरे पाकिस्तान में 25 एहतसाब अदालतें हैं। नैब के पास जो है वो माहिरीन वाइट कॉलर क्राइम के जो कि होने चाहिए वो उस तरह मौजूद नहीं है। अदालतें भी कम, बिल्कुल। फिर नैब के पास, नैब को फंड्स वो नहीं दिए जाते जो दिए जाने चाहिए। तो बात यह है कि नैब सिर्फ काम करे मेगा करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर, और दीगर जो फोरम्स हैं जो छोटी मोटी करप्शन के केसेस हैं वो दीगर फोरम्स जो है वो जो मौजूद हैं वो भी काम करें। तो मसला ये है कि अगर सारे काम नैब से करवाने, या तो फिर नैब के पास को हजार लोगों की टीम दे, नैब को ये जो 25 एहतसाब अदालतें हैं इनको 100 कर दें, केसेस रोजाना की बुनियाद पे चलाएं, आप हफ्ते और इतवार की भी छुट्टी खत्म कर दें, क्योंकि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन वो भी आप नहीं करते, ना आप अदालतें बढ़ाते हैं, ना आप जज मुकम्मल करते हैं। फिर अगर हर काम नैब करेगी तो अच्छा सदीक, आपको नहीं लगता जैसे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है, ठीक है, इनको महसूस हुआ कि वक्त की ज़रूरत है, ठीक है जी, उन्होंने ज़रूरत महसूस करके इस तरह का डिसीजन लिया, लेकिन ये जो अदालतें बढ़ाने की, तादाद बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम में, चेयरमैन नैब की भी यही ख्वाहिश है जिसका इज़हार उन्होंने आपसे, मुझसे, हम दोनों से किया, हमने प्रोग्राम के ज़रिए बताया भी, और बाकी जगहों पे भी करते होंगे इजहार, ये नहीं कि नहीं करते होंगे, और जो कि ज़रूरत है, मतलब उनका एक राइट है जो वो बात कर रहे हैं कि तादाद बढ़ाई जाए, उसकी जानिब को देख नहीं रहा। यानी वो एक बहुत लाइट सा इशू है, चल रहा है, चलता रहे इसी तादाद के साथ। देखिए ये बात, ये जो आपने कहा, ये इतना बड़ा मसला है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि सबसे पहले जिस इशू को एड्रेस करते वो ये मामला। सॉरी सदीक, मुझे लगा कि इतना छोटा मसला है कि किसी ने कहानी नहीं धरे, हालांकि हमारा शो इतना देखा जाता है, हमारा शो इतना देखा जाता है कि यानी इस मसले पे किसी ने कान ही नहीं धरे। अब चेयरमैन नैब अगर आपको या मुझे मौकिफ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ना कि इस प्रोग्राम के जरिए मौकिफ हर जगह आ जाएगा, तो जब वो मौकिफ गया भी होगा, यकीनी तौर पे गया होगा, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे, तो मुझे लगा शायद छोटा सा इशू है। जी देखें, बात यह है कि ये हुकूमत 2019 कल ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर है, ये हुकूमत बैठ के सोचे कि ये जो साल था जहाँ पे बाकी शोबाजात तो देखेंगे कि हमने सफारती महाज पे क्या किया, हमने मुआशी महाज पे क्या किया, हमने जो हमने गवर्नेंस के हवाले से इस्लाहात करनी थी वो हमने, वहाँ पे ये भी देखें कि जो एहतसाब का सबसे बड़ा हमारा नारा था, ये बड़े बड़े चोर, लुटेरे, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, करप्शन करने वाले ये क्यों ये रिहा क्यों हो रहे हैं, बरी नहीं हो रहे, रिहा हो रहे हैं जमानतों पर, क्यों रिहा हो रहे हैं। फिर इनको पता चलेगा कि जब 6-6, 8-8 माह रेफरेंस दायर होता है तो आगे नहीं बढ़ता, जब गवाहों की गवाहियाँ जल्दी नहीं होती, केस जल्दी से कंक्लूड नहीं होता, इस चीज़ का फ़ायदा उनको ऊपर अदालतों में जाके मिलता है। वो कहते हैं कि नैब कानून के मुताबिक 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल होना था, मुझे 18 माह हो गए गिरफ्तार हुए, तो मुझे तो आज तक मेरा क्या कसूर है। इस चीज़ को बुनियाद बना के अदालतें जमानत दे देती हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले इस मसले को एड्रेस करना चाहिए, एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ानी चाहिए। पता नहीं ये समझ नहीं आती कि ये हुकूमत जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का करप्शन, उसको क्यों नहीं देख रही। इस करप्शन जो लूट मार है, ये लूटों का पैसा वापस लाइए,
ये पैसा आप आवाम पे खर्च कीजिए। अभी भी आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, आप आवाम पे तो हर चीज़ का बोझ डालते हैं। आप ये लूटा हुआ पैसा रिकवर करें और इससे आवाम को रिलीफ दें। आप ऐसे इकदाम करते हैं जिससे आवाम बरह रास्त मुतासर होती है। कुछ शोबे तो पैनल कह रहा है कि थोड़ा सा ना सदीक जान के गले को, उनकी आवाज़ को भी रिलीफ दें। तो ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से आने के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। सदीक जान हमारे साथ मौजूद है, हमारे खुसूसी नुमाइंदे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत से लोग इसको कह रहे हैं जी ये ग्रैंड NRO है, और बहुत से लोग ये भी बातें करें जी इमरान खान साहब के दोस्तों को फ़ायदा होगा, लेकिन साथ ही भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी सदीक, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि हुकूमत को देखना होगा। अब ये नया साल शुरू हो रहा है, तमाम महाज देखें कि यहाँ पर हमने कितनी कामयाबी समेटी, यहाँ पर कितने फ्लॉज रह गए, यहाँ पर क्या कमी रहेगी, इसको कैसे पुर किया जाए, इसको कैसे सही किया जाए। मुझे लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर जो अल्फाज के माटर गोले मारे हैं ना, सबसे बड़ी कामयाबी उसी महाज पे समेटी होगी। क्या कहते हैं बिला वजह की तनकीद? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल नहीं चल सकी। कौमी असम्बली का इजलास देख लें, वहाँ पे वही शोर शराबा होता है। प्रोडक्शन आर्डर सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला होता है। इवन के कश्मीर के ऊपर जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें भी सबसे बड़ा मसला जो है वो प्रोडक्शन आर्डर था। उसमें भी जिस दिन मोदी की मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल उस दिन भी मोदी की मजम्मत की बजाय इमरान खान की मजम्मत हुई। उस दिन भी कश्मीर के जो मजलूम अवाम हैं उनकी तस्वीरों की बजाय उन्होंने अपने लीडर और मुल्जिम जो हैं उनकी तस्वीरें उठाई हुई थी। दूसरा ये जो सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में है वो ये है कि आया इस रेफरेंस से नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जरदारी साहब को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक कन्फ्यूजन पैदा की गई है कि इससे नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा, जैसे ये तासुर दिया जा रहा है कि एवन फील्ड में जो उनकी सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी, अल अज़ीज़िया में उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत तासुर है। इस तरमीम का उन केसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर बड़ा वाज़ेह केस था कि नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने उस वक्त वसासे और जायदादें बनाई जब वो नाबालिग थे, उनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के बच्चे जो साबित नहीं कर सके कि सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या था, तो उस सब का इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पर जाता है क्योंकि वो उसका कौमी खजाना उनके कंट्रोल में था, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत ज़राए से वो पैसा बनाया और वो बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चों को तो अपना सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। उनको किसने ये पैसे दे दिए थे? भाई कतरियों को जो आप कहते हैं कि दादा ने पैसे दिए थे, वो साबित ही कहीं नहीं है कि दादा ने पैसे दिए थे। तो कतरियों के साथ, अरबियों के साथ पता नहीं ऐसा आपको कौन सा कारोबार है, तल्लुक है कि वो वहाँ से हसन हुसैन को भी पैसे भेजते हैं, वो यहाँ पे मरियम साहिबा के भी अकाउंट में पैसे भेजते हैं, मियाँ साहब को भी पैसे देते हैं। तो उस मामले का नवाज शरीफ की कन्विक्शन का बिल्कुल वो यही तो आज तक सवाल का इसका जवाब नहीं मिला। तो उस केस का इस तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब के केसेस, हाँ नवाज जो बड़े केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना। हाँ जो उनके और हैं, ये जो उनका था कि उन्होंने कोई सड़क बनवा ली रायबंड के गिर्द, ये छोटे मोटे केसेस हैं। बड़े केसेस से कोई उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला। जरदारी साहब का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि कराची की बैंकिंग कोर्ट से केस मुंतकिल कर दिया जाए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। अब वो हुकूमत भी चाहे तो वो केस मुंतकिल नहीं कर सकती, कोई भी चाहे वो केस मुंतकिल नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे कि हाँ ये केस मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं जो कि आइंस्टाइन समझ लें, आइंस्टाइन पाकिस्तान के फवाद चौधरी साहब आप समझ गए होंगे, उन्होंने कहा है कि जी नैब और FI को जम कर देना चाहिए। उनकी मर्ज के हवाले से बातें की, क्या ये इसमें आप क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं इस चीज़ को? देखिए ये फैसला तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट कानून साजी करके और कोई भी फैसला कर सकती है बहस के बाद, डिस्कशन के बाद। देखिए बात यह है कि अब उन्होंने जो हवाले दिए, उन्होंने इंडिया का हवाला दिया, उन्होंने अमेरिका का हवाला दिया कि वहाँ पे एहतसाब का एक ही इदारा है और बाकी तमाम इदारे उसके सुपरविजन में काम करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरह के JIT पनामा की बनी थी, उस तर्ज का कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए जिसमें FIA भी हो, जिसमें नैब भी हो, जिसमें तमाम इदारे हों, क्योंकि वो बड़ा कामयाब एक हमारे सामने मॉडल है कि जब JIT बनाई गई उसमें फौज के नुमाइंदे भी थे। जिस JIT में भी फौज के नुमाइंदे होते हैं वहाँ पे करप्शन के सबूत भी मिल जाते हैं, वहाँ पे तहकीकात भी दुरुस्त हो जाती हैं। जो भी सिविल इदारों पे मुश्तमिल तहकीकात होती हैं उसमें ना कोई चीज़ सामने आती है, ना कोई चीज़ साबित होती है। तो कोई इस तरह का एक फोरम और कोई इदारा बनाना चाहिए
कोई हाई पावर कमीशन बनाना चाहिए जिसमें फिर तमाम इदारे हों, सिर्फ नैब और FI ना हो, उसमें फिर ISI और MI के भी नुमाइंदे हों, क्योंकि हम ये देख चुके हैं जिस JIT में फ़ौज के नुमाइंदे होते हैं वहाँ पे काम बेहतरीन होता है, हालांकि वहाँ पे थ्रेट भी होते हैं, वहाँ पे जो है वो कत्ल की धमकियाँ भी होती हैं, वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ज़मीन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पे तंग कर देंगे, वो जो निहाल हाशमी साहब ने कहा था, फिर सिसिलियन माफिया के लक़ब भी दिए जाते हैं उन लोगों को। तो इस तरह का एक बनाना चाहिए। लेकिन दोबारा यही कहूँगा कि इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन या तो जानबूझकर फैलाई जा रही हैं या शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं उन लोगों के, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होना होता तो फिर वो शोर क्यों मचा रही होती है अपोजिशन कि जी गलत, फिर तो उनको खामोश हो जाना चाहिए था। वो कहते कि आप हुकूमत ने काट दिया, मेरे ज़हन में कि वो शोर कैसे मचा रहे होते अगर फ़ायदा हो रहा होता। हाँ, अच्छा लास्ट में बताइएगा, ऑपोजिशन तो हवेला मचाया है, अब हो क्या कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस हो जाने के भी चांसेस हैं? 30 सेकंड्स हैं सदीक, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ जाने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये अफवाहें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑर्डिनेंस वापस होगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपनी बात पर कायम रहेगी और ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा। और आखिर में ये भी जरा बता दें, चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं, ज़बान ज़दे आम है बात, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कर दिए गए, नहीं किए गए, क्या तज्ज़िया? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, चेयरमैन नैब के इख्तियारात बिल्कुल कम नहीं किए गए। ठीक है, बिल्कुल काम नहीं किए गए, ये भी बिला वजह बात फैलाई जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।